आदरणीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब, साथ ही साथ महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी जो आपके बीच कई वर्षों से मूवमेंट में लगे हैं, प्रमोद रैना जी, साथ ही साथ आप ही के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने जी, महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी सुनील डोंगरे जी एवं सम्मानित मंच, और मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमेशा से अपनी पार्टी के झंडे तले मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की तरह आप हमेशा की तरह आज भी आए। आप सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जय भीम करता हूं। साथियों, महाराष्ट्र प्रदेश में जब जिला नागपुर की बात आती है तो जैसे सामान्यतः में किसी ने पूछा कि आप कहाँ पार्टी के मिशन मूवमेंट के काम से कहाँ जाना हुआ, तो महाराष्ट्र प्रदेश की बात आती है तो सबसे पहले नागपुर जिले का स्थान उसमें प्रथम होता है, क्योंकि इस देश में लोगों का यह मानना है कि नागपुर से जो वर्तमान में पार्टी आज केंद्रीय राज्यों में अपनी सरकारें चला रही हैं वह नागपुर उसका गढ़ है। लेकिन बातचीत के दौरान जब किसी ने कहा कि आप नागपुर गए और नागपुर में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, तो साथ ही साथ मैंने जवाब दिया कि हाँ, जो नागपुर है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसी के साथ चलने वाली उनका जो आइडियोलॉजी का संगठन है आरएसएस, वह वहाँ से चलता है। लेकिन मैंने कहा ठीक इसी के साथ नागपुर का एक विशेष स्थान इस बात से भी है कि नागपुर वह प्रदेश का जिला है जिस प्रदेश में बाबा साहेब अम्बेडकर एवं फूले शाहू जी भी यहाँ से हुए। और मैंने कहा कि नागपुर के तौर पर अगर विचारधारा की देश में बात होती है तो बहुजन विचारधारा, बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा वह नागपुर से चलती है। लेकिन ऐसा कह के मैं थोड़ा सा संशय में हो गया। जैसी परिस्थिति अगर कोई राजनीतिक बात को सोचते हुए, राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में सोचते हुए नागपुर से या महाराष्ट्र प्रदेश की बात करते हुए पूछे तो संशय में होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश के सदन के तौर पर एवं केंद्र में भी सदन के तौर पर महाराष्ट्र प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी का अभी तक कोई सदस्य, जहां तक मैं सही समझता हूं, सदन में नहीं गया। लेकिन यह बात सिर्फ राजनीतिक हो सकती है। अगर बात विचारधारा की आती है तो ये संशय मेरा कुछ देर के लिए हुआ जरूर, लेकिन जब हम कल नागपुर में आप लोगों के बीच कल आना हुआ तो नागपुर में ही हमारे बीच में सम्मानित अनेक पदाधिकारी बैठे हैं, सबसे मुलाकात हुई, मिलना हुआ। और उसमें विशेष तौर पर हमारे बीच में जो बैठे हैं उत्तम शेवड़े जी, जो बहुत पुराने लंबे समय से जिन्हें मौका मिला
मान्यवर कांशीराम साहब के साथ भी मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का, और हमें अवसर हुआ कल उनके घर पर जाने का। विशेष कुछ आदरणीय डॉक्टर सिद्धार्थ साहब को कुछ उनसे वार्तालाप हुई और लिटरेचर के तौर पर उन्होंने उनसे कहा कि हम आपके घर पर आएंगे। और जब हम उनके घर पर गए तो पहले हम शेवड़े जी को सिर्फ इतना जानते थे कि वह महाराष्ट्र प्रदेश में मीडिया के तौर पर अपना काम देखते हैं, लेकिन जब हमने कल उनके घर जाकर देखा तो जो बाबा साहब का संघर्ष था, जो मान्यवर साहब का जीवन संघर्ष था, वह उनके घर के कमरों में पन्नों में सिमटा हुआ उनके करीब बड़ी हिफाजत से रखा हुआ था। और यह बात सोचते हुए हमें महसूस हुआ कि जिस बात को कहते हुए हमें संशय हो रहा था कि किस जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है उसका जवाब देने के लिए हमारी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा भी नागपुर से चलती है, वह संशय उस घर जाकर खत्म हो गया कि यकीनन मेरा मानना सही था। और यह बात है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है तो वह ऐसे कार्यकर्ताओं से बनी पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है, और जिसे बाबा साहेब अंबेडकर ने और सभी महापुरुषों के योगदान से, जीवन संघर्ष से मान्यवर कांशीराम साहब ने अनेक जिलों से होते हुए, अनेक प्रदेशों से काम करते हुए इस माला को, इस मोतियों को एक धागे में पिरोकर इतनी अच्छी माला के रूप में, इतनी बड़ी ताकत के रूप में हमारे बीच दिया है। तो मुझे गर्व होता है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का वह कार्यकर्ता हूं जो इस देश में बहुजन समाज के तौर पर होती हुई, देश में गरीब समुदाय के प्रतिनिधित्व करती हुई, देश में सभी जातियों को साथ मर लेती हुई, देश में अनेक धर्मों जिसमें विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों को साथ लेती हुई, जिसमें देश में निचले तबके को विशेष तौर पर साथ लेती हुई, आज यहाँ भारत देश में, इस देश की सबसे बड़ी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत आपके बीच महाराष्ट्र प्रदेश में आकर अगर बोल रहा हूं तो मुझे फक्र होता है कि मैं कार्यकर्ता हूं एक ऐसी पार्टी का, एक ऐसे नेतृत्व का, आदरणीय बहन जी का, ऐसे महापुरुष का, हमारे मान्यवर कांशीराम साहब की पार्टी का, बाबा साहेब अंबेडकर की पार्टी का, फूले शाहू अंबेडकर के सपनों की बनाई गई पार्टी का, जो सपना उन्होंने भारत देश के निर्माण के लिए देखा, उस पार्टी का सदस्य हूं। और उस पार्टी के सदस्य को अपनी बात रखने के लिए जिस तौर पर आप मुझे सुनने के लिए आए हैं, आभारी हूं और आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि यह कारवां कभी रुकना नहीं चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं और ऐसा उम्मीद करता हूं। मेरे साथियों, चुनाव आते हैं। आज़ाद भारत के बाद अगर सबने कुछ विशेष तौर पर आप लोगों ने इक्वलिटी की बात करी जाए, समानता की बात करी जाए, तो आपको जो कुछ मिला है, हम अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से, अपने मार्गदर्शकों से, अपने साथ के मिशन मूवमेंट के लोगों से जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सोचते हैं ऐसी क्या विशेष बात है कि हम इस देश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस जैसे संगठन का डटकर सामना करते हैं। मैं साथियों कम समय में आपके साथ कुछ बातें अपनी रखना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, जिससे मुझे भी आकलन हो कि महाराष्ट्र प्रदेश में हम कितनी आगे जा सकते हैं और महाराष्ट्र प्रदेश हमें केंद्र के तौर पर कितना आगे ले जा सकता है, बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को कितना आगे ले जा सकता है। यह बात इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब हम देश में देश के पूंजीवादी व्यवस्था को देखते हैं तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि आर्थिक स्थिति के तौर पर हम उनके सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। आर्थिक स्थिति के तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सभी लगभग कई प्रदेशों में आई है और देश में भी विराजमान है,
और ताकत के साथ उसको दिखाया जाता है, उसको सामने पेश मीडिया के माध्यम से किया जाता है, चंद मीडिया के माध्यम से। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी देश में पूंजीपति तबके की वह सिंडिकेट है, वह पार्टी है जिसके माध्यम से वह ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन एक अजूबा, एक चमत्कार, वैसे तो बहुजन समाज पार्टी के जितने महापुरुष हैं उन्होंने चमत्कार पर विश्वास करना कभी आपको सिखाया नहीं, हमेशा सिखाया तो संघर्षों पे काम करते हुए इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए सिखाया। लेकिन चमत्कार के रूप में आप जब देखते हैं तो बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसने मात्र 3 दशक के अंतराल के दौरान 84 से लेकर आज तक इतने कम समय में देश के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश उत्तर प्रदेश में सरकार 4 बार बनाई। और इस देश में आपको सभी लोगों को जो हक अधिकार असली में मूल सुविधाएं देनी चाहिए वह 7 से 12 के विशेष सत्र में आपको दी, जो पूर्णतः सरकार के 5 वर्षीय योजना थी। लेकिन हम राजनीतिक तौर पर सदन में नहीं हैं तो राजनीतिक तौर पर आज की स्थिति में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है आज के दौर में, और आर्थिक स्थिति में हमारी अच्छी स्थिति नहीं है। तो हम किस बात पे इन्हें टक्कर दे सकते हैं? तो जब सभी चीज़ों का आकलन करते हुए कुछ बात निकलती है तो यह निकलती है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया, मात्र एक यही ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम इस देश के सबसे अमीर तबके के लोग हैं, इस देश के सबसे ताकतवर लोग हो सकते हैं और इस देश के सबसे बलशाली लोग हो सकते हैं। सिर्फ यही ऐसी ताकत है जिसके बलबूते हम देश की सबसे बड़ी सत्ता प्राप्त वाली पार्टी, सबसे आर्थिक स्थिति में मजबूत पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। तो मेरे साथियों, लेकिन यह वोट की शुरुआत जो है वह नीचे से ही हो जाती है। आपके बीच अभी कुछ समय में ही चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश में नागपुर में भी चुनाव हैं और महाराष्ट्र प्रदेश में चुनाव है, निकाय के चुनाव हैं, और वहीं से आपका वोट का अधिकार जो है शुरू हो जाता है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश में सदन में कोई आज तक नहीं आया, लेकिन जो निचली इकाई होती है जहां से राजनीतिक की शुरुआत होती है, अगर आपने वहां भरपूर तरीके से वोट करके बहुजन समाज पार्टी को महाराष्ट्र प्रदेश में खड़ा कर दिया तो यकीन मानिए, जिस उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल लेके हम बताते हैं कि 4 बार हमने सरकार बनाई और इस देश के बहुसंख्यकों को यह बताने में हम कामयाब रहे कि आप इस देश की शासन सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, यकीन मानिए अगर किसी और प्रदेश में जाएंगे तो दूसरा नाम अगर हम लेंगे और विचारधारा के तौर पर खास तौर पर लेंगे तो वह नाम महाराष्ट्र प्रदेश का होगा। लेकिन इस बात को साकार करने के लिए जो सबसे अहम बात है कि वह आपको टूटना ना देना है, यह जिम्मेदारी हमारी बनती है। और ठीक इसी जिम्मेदारी को आप निभाते हुए अपने आप को तोड़ने मत दीजिए। तमाम लोग सोच रहे हैं कि जैसा उत्तर प्रदेश में हाल ही के चुनाव में रिजल्ट आया है उसके तौर पर हम इस बहुजन समाज पार्टी के लोगों के बीच ऐसा संशय पैदा कर देंगे कि ये अपने कारवां में पीछे हट जाएगी। लेकिन आप लोगों की उपस्थिति है दर्शाती है कि आप लोग आज भी उस वृक्ष से जुड़े हुए हैं जो बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों ने लगाया था। और हम भली भांति जानते हैं कि पत्ते वही हरे रहते हैं जो पेड़ से जुड़े रहते हैं। तो आप वह पत्ते हैं जो अपने पेड़ से टूटे नहीं हैं, सूखे नहीं हैं, बस समय का फेर है, वापस आपका समय दोबारा आएगा और आप महाराष्ट्र प्रदेश में पार्षदों को बनाते हुए, मेयर को बनाते हुए, एक ऐसी चुनौती इस देश में केंद्र सरकार के चुनाव जब 24 में होंगे तो आप महाराष्ट्र प्रदेश से भी एक ऐसा जो उदाहरण है वो पेश करेंगे जो उत्तर प्रदेश के सामने भी होगा और पूरे देश के सामने भी होगा। मेरे साथियों,
बातें बहुत सी हैं, लेकिन विशेष तौर पर आज मीटिंग का जो उद्देश्य है वह आपके आने वाले चुनाव को लेकर है। और आने वाले चुनाव में आपकी रणनीति को तैयार करने के लिए, आपकी रणनीति को बताने के लिए कि कैसा आप काम करेंगे, आपके बीच आपके मुख्य मार्गदर्शक के तौर पर आदरणीय सांसद जी आपके बीच आए हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था और विशेष तौर पर युवाओं से कहना चाह रहा था कि युवाओं को इस बहुजन समाज पार्टी में करने के लिए विशेष समय है। और ये दौर ऐसा है जिसमें आप राजनीतिक स्थिति से थोड़े पिछड़े हैं, लेकिन मेरी उम्र भी 30 साल से प्लस हो चुकी है। मैंने भी अपने 30 साल की उम्र में कभी ऐसी चेतना नहीं देखी। मैंने 30 दशकों का दौर ज़रूर देख ही लिया है, लेकिन यह मेरा मानना है कि मैंने ऐसी चेतना, ऐसी जागरूकता और ऐसी कभी जो राजनीतिक सोच है पूरे देश में कभी बीएसपी के फेवर में ऐसी लहर नहीं देखी। हमें षड्यंत्र के माध्यम से कम दिखाया जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए यह समय अगर आप डटे रहे तो यह वैसा समय है जो आने वाले समय में आपकी उन्नति का रास्ता तय करेगा। यकीन मानिए इस समय में अगर आप टिके रहे तो इस देश की शासन सत्ता पाने में आप यकीनन कामयाब होंगे। मेरे साथियों, मैं चंद 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा और वह पंक्तियां मैं नागपुर में विशेष तौर पर इसलिए सही और सटीक समझता हूं क्योंकि जितना आपके बीच में भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, भ्रमित आपको किया जाता है और आप थोड़े से डगमगा जाते हैं। आपको डगमगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बीच युवा हैं, आपके बीच में सभी वर्गों के, सभी समुदायों के लोग आपके साथ हैं। महिलाएं विशेष तौर पर महाराष्ट्र में अग्रणी हैं और पहल करती हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है अपने पैरों पे चलने की। तो माननीय सांसद जी की एक 4 पंक्तियां हैं, मैं अपने माध्यम से आपके बीच विशेष तौर पर नागपुर के लोगों से कहना चाहता हूं कि डगमगाइएगा मत, कि कभी गिरते, कभी गिरकर संभलते रहते, कभी गिरते, कभी गिरकर संभलते रहते, बैठने से अच्छा है कि चलते रहते। कभी गिरते, कभी गिरकर संभलते रहते, बैठने से अच्छा है कि चलते रहते। चलकर गैर के कदमों पर तुम कहीं के ना रहे, खुद के पैरों पे चलते तो चलते रहते। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी।